Hi everyone, welcome to my YouTube channel CompTuts. I hope you all are learning well with CompTuts. So this is tutorial number 37 of Business Studies for class 12, and in this tutorial we will discuss the concept of decentralization. Okay, previous tutorial में हमने डिस्कस किया था कि what is delegation of authority. ओके उसके हमने एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे. देन हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. क्लियर. और आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और फिर हम उसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर अ न्यू विजिटर ऑन दिस चैनल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़ें. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने समझा था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब सुपीरियर अपनी अथॉरिटी जो है सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है, यानी कि व्हेन मैनेजर शेयर सम ऑफ अथॉरिटीज विद सबऑर्डिनेट्स, इट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ओके, उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, अब हम इसका डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. बहुत आसान और बहुत सिंपल सा, जो आपने एलिमेंट समझे थे ना प्रीवियस ट्यूटोरियल में, वहीं से आपका प्रोसेस निकल कर आता है. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नंबर फर्स्ट स्टेप है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो, कोई भी मैनेजर जो है वो सारे टास्क या सारी जॉब या सारी एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है, दैट्स व्हाई फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस he divides the whole work into small tasks. So in this, जो most important job या जो most important task होता है वो superior अपने पास रखता है and rest he delegates to his subordinates. क्लियर. तो सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट्स को जो जॉब दी है, या जो हम कह सकते हैं जो ड्यूटी दी है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने ये काम जो है वो करना है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. की सबसे पहले जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, एक ड्यूटी देता है कि तुमने इस पर्टिकुलर टास्क को इस पर्टिकुलर टाइम में जो है वो कंप्लीट करना है. ठीक है, अब जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो पर्सन की कैपेबिलिटी एंड स्किल को ध्यान में रखकर ही दी जाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंस मैनेजर है वो जो फाइनेंसिंग की जॉब है वो सारी अपने पास रखेगा, और बाकी का जो सारा काम है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देगा. जैसे कि जो भी फाइनेंसिंग में काम आता है, जैसे कि अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, डाटा कलेक्शन है, अकाउंट्स मेंटेन करना है, ये सारा काम जो आगे अपने फर्दर सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देगा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है डेलीगेशन के प्रोसेस में? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर. नाउ अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी तो सेकंड स्टेप क्या आता है? ग्रांटिंग अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपने किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको अथॉरिटी देना भी जरूरी है. बिना अथॉरिटी दिए जो है वो पर्सन फ्रीली काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चीफ मैनेजर ने परचेज मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है परचेज डिपार्टमेंट की. ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी परचेज डिपार्टमेंट की, उसको परचेज मैनेजर को अथॉरिटी देना भी कंपल्सरी है. ठीक है, अब वो किस चीज की अथॉरिटी देगा परचेज मैनेजर को? कि आगे वो खुद डिसीजंस ले सके, जैसे कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके, सबऑर्डिनेट्स के बीच में काम को डिवाइड कर सके, स्टॉक खरीद सके, और जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर काम के लिए वो परचेजिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो फर्दर ले सके. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब असाइन करते हैं तो उसके बाद हमें क्या देनी पड़ती है? उस पर्सन को अथॉरिटी भी. सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस नहीं होगा तो जो काम है वो सही तरीके से नहीं होगा. ठीक है, अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या आता है? फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी. आंसरेबिलिटी फॉर व्हाट? आंसरेबिलिटी फॉर दी वर्क परफॉर्मेंस. यानी आपने जिसको काम दिया है, जिसको आपने ड्यूटी दी है, अब आपने अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करी है कि तुम ही इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी रिजल्ट्स आएंगे फर्दर तुमने ही इस चीज का आंसर जो है वो देना है.
ठीक है। सो ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्रोसेस। 3 स्टेप है कौन कौन से। सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। वंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन, नंबर 2 इज अथॉरिटी इज ग्रांटेड एंड लास्ट में फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। क्लियर। Now come to the next topic which is importance of delegation of authority. क्या importance होती है delegation of authority की? नंबर 1 है इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या करती है? जो सुपीरियर है उनका वर्कलोड जब रिड्यूस करती है, उनके सुपीरियर जो अपने कुछ अथॉरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है जो सुपीरियर है वो अपना टाइम जो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली होती है और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है वो अचीव होते हैं और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो भी स्मूथली रन होती है। ठीक है। उसके साथ अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है? ऑब्वियसली डिले इन वर्क, डिले इन डिसीजंस, ठीक है, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग भी स्मूथली नहीं हो पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज होंगे। ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओके। नंबर 2 इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की एम्प्लॉय डेवलपमेंट। देखो जब अथॉरिटी डेलीगेट करी जाती है तो इससे क्या होता है जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दैट they can utilize their talent, okay, and this allows them to develop those skills which help them to perform complex task, okay। तो delegation of authority से employees की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। Why? Because वो अपनी skills का, अपने experience का, अपने knowledge का properly utilize जो है वो कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब सुपीरियर अपनी कुछ अथॉरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है तो इससे क्या होता है जो एम्प्लॉयज हैं दे फील मोटिवेटेड। उनको लगता है कि हाँ सुपीरियर हमें कुछ समझता है, सुपीरियर हमारी वैल्यू करता है, वो हमें इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है। सो इन द डेलीगेशन व्हेन द मैनेजर इज शेयरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट्स, इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट एज दे डेवलप द फील ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट which is shown to them by their superiors। और जब superior subordinate को authority delegate करता है तो employees में एक feel of belongingness आती है जिससे वो अपनी job को better way से perform करते हैं। ठीक है। Now come to the 4th importance which is facilitation of growth। Delegation of authority से पूरे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि डेलीगेशन हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं करते, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का काम किया जाता है। और आप लोग ये याद रखना कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इट इज मेयरली अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। ओके। नंबर 5 इंपॉर्टेंस है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ऑब्वियसली जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो एक मैनेजमेंट हायरार्की के यानी कि फॉर्मल पोजीशन से ही अथॉरिटी आती है। हायर द पोजीशन, हायर विल बी द अथॉरिटी, लोअर द पोजीशन, लोअर विल बी द अथॉरिटी। अगर आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हो, क्योंकि आपकी पोजीशन हायर है तो आपके पास अथॉरिटी भी ज्यादा है। क्योंकि आप इस स्कूल के टीचर हैं, आपकी पोजीशन कम है तो ऑब्वियसली आपके पास अथॉरिटी भी कम है। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 इंपॉर्टेंस है बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में एक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है एम्प्लॉयज को अपनी पावर, ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता लगता है। हर एक एम्प्लॉय को पता लगता है कि मेरी क्या पावर है, मेरी क्या ड्यूटी है, मैं किसको अकाउंटेबल हूँ, अकाउंटेबल फॉर फाइनल आउटकम और यू कैन से अकाउंटेबल फॉर वर्क परफॉर्मेंस। तो ये चीज जो सभी पर्सन्स को क्लियर होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, तो इसकी वजह से क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज नहीं होता और एक बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन होता है। ठीक है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फाइन।
Now come to the next and the last topic of this unit, which is decentralization. Okay, देखो decentralization हमने principle of management में भी पढ़ा था, centralization and decentralization का meaning क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि what is centralization। देखो centralization का मतलब क्या होता है। Centralization means concentration of power or authority in few hands, that is top level। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इसमें सारे डिसीजंस कौन लेता है, टॉप लेवल लेता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इट मींस इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, पावर को वेरियस लेवल्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आपको एक ही लाइन में मीनिंग याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपने सिंगल लाइन याद रखनी है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन वन हैंड, ठीक है। वो वन हैंड कौन सा, टॉप लेवल, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर इन मेनी हैंड्स। ये याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है ताकि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के उनको भी समझ में आ जाए कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें सारे डिसीजंस लेने की पावर टॉप लेवल के पास होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें डिसीजंस लेने की पावर वेरियस लेवल पर डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज होती है, जो यानी कि जो मेन डिसीजंस होते हैं, जैसे कि जो प्लान्स फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऐसा वाला काम तो जो होता है वो टॉप लेवल के पास होता है। और फिर बाकी फर्दर जो डिपार्टमेंटल काम होते हैं वो सारे डिपार्टमेंटल हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना ही तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, रादर देयर मस्ट बी अ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन और इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, यानी जहां पर सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है वहां सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अब आपको इस डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे जो हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारी गवर्नमेंट का काम कैसे चलता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। देखो सबसे पहले ऊपर टॉप पर होते हैं प्रेसिडेंट, ओके, नीचे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट और फिर इनके नीचे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सकें और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। अब देखो ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये टॉप अथॉरिटीज है, ठीक है। अब खाली प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या वो पूरे देश का काम जो है और इतना सारे स्टेट्स हैं और फिर उनमें इतना सारा काम है, क्या वो अकेले हैंडल कर सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो अब आगे इनके क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बनाई जाती हैं, ओके, यानी कि डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं ना। अब जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी काफी सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो है श्री राजनाथ सिंह जी के पास, ठीक है। तो अब प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया, पावर्स को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, यानी कि जो डिफेंस का काम है वो किनको दे दिया, श्री राजनाथ सिंह जी को। ऐसी सिविल एविएशन, ऐसी पावर एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसी रेलवेज और ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल्स है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बना दिए और फिर आगे उनमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। अब जो डिफेंस का काम है, जो डिफेंस की मिनिस्टर सारा काम डिफेंस का वही हैंडल करेंगे एंड उनके पास पूरा राइट है कि जो भी डिसीजंस जो है वो खुद ले सकते हैं, ठीक है। तो जब टॉप अथॉरिटी जो है पावर को डिवाइड कर देती है इनटू वेरियस लेवल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कुछ अथॉरिटी जो है वो शेयर करता है, लेकिन उस केस में क्या होता है कि सबऑर्डिनेट के पास कंप्लीट फ्रीडम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को
पावर्स देता है। इस केस में सबऑर्डिनेट के पास कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट के डिसीजंस जो है वो ले सकता है और आगे फर्दर जो है लोगों को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है या यू कैन से वाइडर है। ठीक है, अब आगे आप इसको फर्दर और भी इसके लेवल्स जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि अब ये चीज आपको पता है तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब आप इसको अपनी स्टेट के एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी स्टेट है हरियाणा, तो हरियाणा स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, अब क्या जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी है वो क्या पूरे हरियाणा को संभाल सकते हैं? नहीं। तो जो भी प्लान्स, पॉलिसीज, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन का काम है वो इनके पास है। ठीक है, अब बाकी इन्होंने पावर्स जो है आगे फर्दर मिनिस्टर्स को दे दी है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई है। ठीक है, एजुकेशन का काम हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो गई है, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम जो आगे आगे उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया और उनको पावर दे दी कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास है, तुम ही नहीं एजुकेशन के लिए जो भी डिसीजंस है वो लेनी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास होती है, सिर्फ एक ही हाथ में पावर होती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर इन वन हैंड। ठीक है, मैंने हिंदी में भी साथ के साथ लिखे ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना हो। आप चाहे इसको अपनी नोटबुक पर ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, चाहे इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन मेनी हैंड्स। क्लियर? नाउ अब हम इसको रीड करते हैं। सो मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हिच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। In other words, decentralization refers to delegation of authority throughout all the levels of the organization। इसमें यानी कि सारे levels में evenly और systematically हम powers को distribute करते हैं। ठीक है, according to Henry Fromm, everything which goes to increase the importance of subordinates role is decentralization। Obviously जब हम अपने subordinates को काम देते हैं, उनको एक responsibility देते हैं, तो इससे क्या होता है, subordinate की importance increase होती है। ठीक है, and everything that goes to reduce it is centralization। जब सारी पावर टॉप लेवल अपने हाथों में ले लेती है तो वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, पावर इन वन हैंड सेंट्रलाइजेशन, पावर इन मेनी हैंड्स डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? So this is all about meaning of decentralization or centralization. Clear? Now come to the features of decentralization. Number 1 है decentralization is much more than a mere transfer of authority to lower level. Number 2, the top management carefully selects those decisions which will be pushed down to lower level and those that will be retained at higher level. कि कौन से decisions जो हमने lower level को देने हैं और कौन से डिसीजन लेने की पावर जो हायर लेवल के पास ही रहेगी। ठीक है, नंबर 3, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। उसके बाद लास्ट फीचर है, इट इज अ प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। वही कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये एप्लीकेबल होता है। क्लियर? और डिसेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Clear? Now come to the last topic, which is importance of decentralization. Number first importance है that decentralization develops initiative among subordinates। देखो decentralization help करता है subordinates की by promoting their self reliance and confidence। ऐसा इसलिए जब लोअर लेवल मैनेजर्स को फ्रीडम दी जाती है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं खुद, देन दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ऑन जजमेंट एंड दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। क्लियर? उसके बाद नंबर 2 है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। देखो डिसेंट्रलाइजेशन सबऑर्डिनेट्स को चांस देती है टू प्रूव देयर एबिलिटीज। तो मैन पावर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज करें एंड इससे क्या होता है, दे लर्न अलॉट, दे एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, दे एक्सप्लोर न्यू थिंग्स which develops talent in the managers to bear extra responsibility in the future। ठीक है, अब जब आप पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ऑब्वियसली जो मैनेजर्स हैं वो अपने स्किल्स का, अपनी नॉलेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। दे फाइंड इनोवेटिव आइडियाज, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि उनको इनिशिएट करने का मौका मिलेगा। तो ऑब्वियसली दे विल लर्न न्यू थिंग्स एंड इसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो है वो डेवलपमेंट होगी। इसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्यूचर में भी अच्छे से निभा पाएंगे।
क्लियर। उसके बाद नंबर थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली जब पावर इन मेनी हैंड्स है, बहुत सारे लोगों के पास पावर है, अब जैसे डिफेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के पास है, तो ऑब्वियसली अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो है वो डिसीजन लेते हैं। उससे क्या होता है, डिसीजन लेना जो है ईजी हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर पावर एक ही बंदे के हाथ में होगी, अगर प्राइम मिनिस्टर जी के पास में ही सारी पावर होगी, तो इससे क्या होगा, डिसीजन लेने में डिले होगा। वाई? बिकॉज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। और वहीं जब हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं तो उससे क्या होता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है, हर एक सुपीरियर को अपने डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होती है, तो जिससे डिसीजन लेना जो होता है वो क्विक हो जाता है, क्लियर। उसके बाद है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इससे टॉप लेवल का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस होता है, उनको रिलीफ मिलता है, उनको रिलैक्स मिलता है, एंड वो अपना वैल्यूएबल टाइम जो है हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंड वो और अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करें, ठीक है। नंबर फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स को फुल लिबर्टी दी जाती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर फ्रीडम टू लोअर लेवल ऑल्सो। तो इससे क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो बिल्ड होती है। इससे क्या होता है, हर एक सबऑर्डिनेट को होता है कि मैं अपनी जॉब को बेटर वे से परफॉर्म करूं, अपने काम को अच्छे तरीके से करूं, अपनी ड्यूटी को टाइमली कंप्लीट करूं, ठीक है। सो इन दिस वे हर एक डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, एंड दिस विल जनरेट more revenue for expansion and diversification of organization, and further this facilitates organizational growth, or you can say growth, okay। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की, बेटर कंट्रोल। अब बेटर कंट्रोल कैसे होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में हम पावर को डिवाइड करते हैं वेरियस लेवल्स पर, तो हर एक पर्सन जो है वो खुद डिसीजंस ले सकता है, एंड दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस ऑल्सो, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल है वो बेटर वे से होता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है सबऑर्डिनेट्स को, clear। So this is all about importance of decentralization, okay। Now come to the last topic of this unit, which is difference between delegation of authority और decentralization, ठीक है। जब आप लोग ये डिफरेंसेस कर लेते हो ना, तो आपको और अच्छे से टर्म्स के जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। एंड आई विल शेयर ऑल द डिफरेंस चार्ट ऑफ दिस यूनिट ऑन इंस्टाग्राम, ओके। सो यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप लोग वहां जाकर जो इन चार्ट्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। नंबर 1 है नेचर। डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है, वाई? क्योंकि एक सुपीरियर जो वो अकेला सारे टास्क जो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, दैट इज वाई सुपीरियर को अपनी कुछ अथॉरिटी जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करनी पड़ती है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, सौंपना, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है, एंड वर्क कैन बी प्रोसीड इन इट्स एब्सेंस। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है और आप कितने प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ज्यादा है, अब जैसे जो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें अंबानी जी जो वो खुद सारे डिसीजन नहीं ले सकते, ऑब्वियसली उसमें पावर इन मेनी हैंड्स, ठीक है। नंबर 2 है फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन में लेस फ्रीडम है, why? Because of more control by superiors. Even after delegating authority, the delegator has full control on his subordinates. चाहे वो अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं यानी कि जो सुपीरियर है उसका सबऑर्डिनेट पे पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में फुल लिबर्टी होती है, यानी कि मोर फ्रीडम। मोस्ट ऑफन द डेलीगेटर लूजेस द कंट्रोल ऑन हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद है स्कोप। Delegation has narrow scope as it is limited to superior and his immediate subordinate, whereas decentralization has wider scope as it implies extension of delegation to the lowest level of management. उसके बाद purpose. Delegation का main purpose है, its purpose is reduction of the workload of an officer, and decentralization का main purpose है, its purpose is expansion of the authority in an organization. इनका purpose है कि superior का workload reduce करना, और इसका main purpose है authority को expand करना, ठीक है। उसके बाद है function. Delegation is a routine function and decentralization is an important decision of the enterprise. Basically एक policy है कि आपने अपनी organization में centralization रखना है या decentralization, या effective centralization और effective decentralization, या फिर combination of
बोथ। क्लियर? उसके बाद एक और छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपकी नॉलेज के लिए जो बता रही हूँ, वो ये कि जो डेलीगेशन है दिस इज बेसिकली टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, वेयर एज जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन। एंड इसके साथ ही आपका जो यूनिट नंबर 5 है ऑर्गेनाइजिंग, वो होता है कंप्लीट। ओके, आई होप आपका जो यूनिट 5 है ऑर्गेनाइजिंग वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इन ट्यूटोरियल्स में कोई भी डाउट होगा तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल मिस हुआ है तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, जो एक बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर सारे ट्यूटोरियल्स जो है वो चेक कर सकते हैं और अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आज वाला ट्यूटोरियल जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपके सारे डाउट्स जो हैं और सारी कंफ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, और अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट जो कि है स्टाफिंग। ओके, एंड लास्ट में स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि अगर आप लोगों को कोई भी सजेशंस शेयर करने हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्रीली सजेशंस शेयर कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ इफ दीज ट्यूटोरियल्स आर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू देन प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन as your feedback matters a lot, and also do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too. Thank you for watching. Bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated.